आप लोगों को पढ़ा रहा था नेशनल इनकम। उसमें हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में जीएनपी के बारे में पढ़ाया था। आज आप लोगों को एनएनपी के बारे में पढ़ाएंगे। तो जीडीपी अगर देश की अंदर जो अंतिम उत्पादित या सेवा जो होते हैं, वस्तुएं, उनके मौद्रिक मूल्य को और देश के पैसे से विदेशों में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आता है एनडीपी। तो एनडीपी में जब जीडीपी से घिसावट निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलता है? एनडीपी मिलता है। जीडीपी में से जब हम घिसावट को निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी घिसावट, उसके बाद एनडीपी के बाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में जब विदेशों से होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है, किसको? जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है तो क्या मिलता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद एनएनपी आता है। एनएनपी जब जीडीपी में विदेशों से आय प्लस जीडीपी में विदेशों से आय, उसके साथ साथ एनएनपी जीडीपी में विदेशों से आय और घिसावट को हटा दिया जाता है। जीडीपी में विदेशों से आय जोड़ दिया जाता है और घिसावट को हटा दिया जाता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सकल या शुद्ध कह सकते हैं, सकल नहीं, शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये था जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी। इसी में से आज समझेंगे एनएनपी को। राष्ट्रीय आय, निवल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेट नेशनल प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी, निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी शॉर्ट फॉर्म में। तो किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, वर्ष के सभी वस्तुओं और सेवाओं
सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर, अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर और घिसावट को घटाकर, और घिसावट को घटाकर, डिप्रिसिएशन कहते हैं, घिसावट को घटा कर जो आय प्राप्त होती है उसे एनएनपी कहते हैं। जो आय प्राप्त होती है उसे एनएनपी कहते हैं। तो फार्मूला देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुएं, सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होते हैं उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए और घिसावट को घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी बराबर, फार्मूला क्या होगा? एनएनपी बराबर जीडीपी, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, और जो उस देश से उत्पादित होता है दूसरे देशों में, उन सभी को जोड़ लिया जाता है तो क्या कहलाता है? जीडीपी। तो वही परिभाषा है यहाँ पे। तो जीडीपी प्लस फिर आगे लिखा है विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय माइनस क्या कहा? घिसावट को घटाकर, घिसावट। तो हमारा क्या मिलता है? एनएनपी मिल जाता है फार्मूले से। जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दीजिए और घिसावट को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमारा? एनएनपी। अब देखो एनएनपी को एक और फार्मूला बन जाता है जीएनपी से। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस घिसावट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से जब घिसावट घटा दी जाती है तो क्या मिलता है हमको? एनएनपी मिल जाता है, क्योंकि जीएनपी में जुड़ा होता है विदेशों से प्राप्त आय। जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं? जीएनपी। ठीक, तो ये दो फार्मूले से हो गया। अब फैक्ट है, एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एनआई शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। तो एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। अच्छा, इसमें नेशनल इनकम में सब्सिडी और जो तुम्हारे अप्रत्यक्ष कर हैं उनको घटा दिया जाता है तो आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय मिल जाती है। फिर है एनएनपी को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर जो राशि प्राप्त होती है। एनएनपी को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर एनएनपी को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर
जो राशि प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है उसे प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। उसे सीधे लिख लो, उसे उस देश की न लिखो, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो एनएनपी को उस देश की जनसंख्या से जब भाग दे दिया जाता है तो जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय और पर्सनल इनकम में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों थोड़ा अलग अलग है। किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने की एनएनपी सबसे बेहतर अवधारणा है। किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने की बेहतर अवधारणा, आय को दर्शाने की बेहतर अवधारणा क्योंकि यह उसकी मात्रा और गुणवत्ता तथा बाह्य शक्ति की स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। अवधारणा किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने की बेहतर अवधारणा एनएनपी है। किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने की बेहतर अवधारणा एनएनपी है क्योंकि यह उसकी मात्रा गुणवत्ता गुणवत्ता घिसावट तथा बाह्य शक्ति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करता है। एनएनपी का प्रयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में तुलनात्मक आर्थिक अध्ययनों के रूप में किया जाता है। तो एनएनपी का प्रयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में तुलनात्मक अध्ययन एनएनपी का प्रयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में तुलनात्मक आर्थिक अध्ययनों में किया जाता है। तुलनात्मक आर्थिक अध्ययनों में किया जाता है। आर्थिक अध्ययनों में किया जाता है। आर्थिक अध्ययनों में किया जाता है। तो ये हो गया आपका एनएनपी, निवल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी जीडीपी में जब विदेशों से प्राप्त है और घिसावट को घटा दिया जाता है, जीडीपी
में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है और घिसावट को घटा दिया जाता है तो एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी जीएनपी में अगर पूछा जाए ग्रास नेट प्रोडक्ट में तो घिसावट को घटा के प्राप्त किया जा सकता है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम मिलती है। किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतरीन अवधारणा चारों में कौन सी है, एनएनपी है, क्योंकि यह उसकी मात्रा को, गुणवत्ता को, घिसावट को, क्योंकि इसमें सब चीज़ तो ऐड है, विदेशों से प्राप्त है तो उसकी भी देखो, बाह्य शक्ति को भी बता रहा है तो स्पष्ट चित्र प्रदर्शित होता है। एनएनपी का प्रयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में, घरेलू स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं लागत और मूल्य। लागत और मूल्य, लागत और मूल्य इंग्लिश में क्या कहते हैं, कास्ट एंड प्राइस। कास्ट एंड प्राइस। तो लागत और मूल्य, लागत क्या है, मूल्य क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना लागत पर की जा रही है या मूल्य पर की जा रही है, यह जानना आवश्यक होता है, क्योंकि लागत के आधार पर जहां किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होगा, भाई लागत के आधार पे कि कितनी कास्ट लग रही है इस प्रोडक्ट को बनाने में तो कम होगी, लेकिन जब उसके प्राइस के आधार पर आकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या समझना चाहिए, लागत और मूल्य को। तो लिख लेते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना लागत पर की जा रही है, लागत यानी कास्ट पर की जा रही है, लागत पर की जा रही है, या मूल्य पर की जा रही है। की जा रही है। यह जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल लिया गया जीडीपी का, क्योंकि जहाँ किसी वर्ष के लिए, क्योंकि लागत के आधार पर, लागत के आधार पर जहाँ किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होगी, वहीं जीडीपी कम होगी, वहीं मूल्य के आधार पर, मूल्य के आधार पर जीडीपी अधिक होगी। अब इसको समझने के लिए लागत सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। लागत, कास्ट। लागत क्या होती है, कास्ट। तो लागत, कास्ट, लागत किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय है। लागत किसी उत्पाद का, किसी उत्पाद का उत्पादन
व्यय है। लागत किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय है जो कारकों के मूल्यों को जोड़कर निकाली जाती है। जो कारक क्या होते हैं? जो वस्तुएं उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज हुई हैं। कारकों, फैक्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो जो कारकों के मूल्यों को जोड़कर निकाली जाती हैं, जो कारकों के मूल्यों को जोड़ कर निकाली जाती हैं। अब जैसे मार्कर है, अब इसके फैक्टर कौन से? प्लास्टिक है, आगे जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो सोख्ता पड़ा हुआ है, इंक पड़ी हुई है। तो ये मुख्य इसके फैक्टर थे, इंक, सोख्ता और प्लास्टिक। तो इनको जोड़कर हम जब इन सबको जोड़ लेते हैं तो इसका कास्ट प्राइस हमको पता चलता है कितने की है, लागत इसमें कितना लगा है। इसको ये क्या कहते हैं? लागत। तो इसके फैक्टर कौन कौन से? प्लास्टिक हो गया, सोख्ता हो गया और साथ साथ में इंक हो गई। अब उसके बाद आता है मूल्य। मूल्य क्या होता है? प्राइस। मूल्य लागत में अप्रत्यक्ष करों, लागत मूल्य लागत में अप्रत्यक्ष करों और उत्पादनकर्ता के लाभ को जोड़कर जोड़कर निकाला जाता है। तो अब अभी हमने लागत बताया था कि फैक्टर के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। सपोज दैट मार्कर कितने का है? इसमें क्या फैक्टर है? इसके कारक क्या हैं? कारक सोख्ता, प्लास्टिक, इंक। ये 10 रुपये की थी, ये 20 रुपये की थी, ये 5 रुपये का था, या मान लीजिए 1-2 रुपये में काउंट कर लेते हैं। 1, 5, 2, ये टोटल जोड़ के क्या बन गया? 5 2 7 1 8। 8 रुपये का कारक लागत हो गई। क्या हो गई? कारक लागत 8 रुपये हो गए इसके। तो कारक निकल आई आपको। लेकिन मूल्य, अब देखो मूल्य क्या होता है? इसमें भी मूल्यों को जोड़कर, क्योंकि ये जो सोख्ता है इसके ऊपर भी टैक्स बताया ना, उत्पादन अप्रत्यक्ष करों और उत्पादनकर्ता का लाभ। ये इंक बनाया, सोख्ता बनाया, तो उसने भी तो कुछ प्रॉफिट लिया होगा और उसके जो उस पर टैक्स भी तो लगा होगा। या प्लास्टिक बनाया है किसी कंपनी ने तो उसने भी प्रॉफिट लिया होगा और उत्पादन, इसलिए उनको मूल्य कहा गया है। यानी इन फैक्टर के मूल्यों को जोड़कर हमको कारक लागत मिलती है। अब कारक लागत जब मिल जाती है तो इसी के ऊपर क्या? अप्रत्यक्ष कर मान लेते हैं, कर इसमें जोड़ दिया 5 और उत्पादनकर्ता का लाभ भी 5 हो गया। लाभ तो ये कितने की पड़ जाएगी? अब कर और लाभ 18 रुपये का। तो ये मार्कर कितने का? प्राइस इसका कितना निर्धारित होगा? 18 रुपये। लागत कितनी आई थी? 8 रुपये। तो यही लागत हो जाती है। सोख्ता, प्लास्टिक, इंक। लागत किसी उत्पाद का जो उत्पादित किया जाता है, उत्पादन व्यय है जो उसके ऊपर व्यय होता है, खर्चा होता है। कारकों के मूल्यों को, अच्छा इसमें लेबर मजदूरी भी कारक फैक्टर में आते हैं। कारक फैक्टर में मजदूरी, लेबर, माल ढुलाई, ये सब चीज़ें फैक्टर में आ जाती हैं।
अब लागत जो है दो प्रकार की होती हैं। लागत दो, कास्ट भी दो प्रकार की होती हैं। कास्ट दो प्रकार की होती हैं। पहला कारक लागत। कारक लागत इसको कहते हैं फैक्टर लागत। फैक्टर कास्ट, क्या कहते हैं इसको? फैक्टर कास्ट। फिर दूसरी होती है तुम्हारी बाजार लागत, मार्केट प्राइस। बाजार लागत, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। तो कारक लागत क्या होती है? कारक लागत, कारक लागत क्या होता है? कारक अभी फैक्टर बता दिए हमने कि जो इसमें यूज होते हैं चीज़ें। किसी उत्पाद के उत्पादन में, लिख लेते हैं, किसी उत्पाद के उत्पादन में, किसी उत्पाद, ये उत्पाद है, मार्कर बनाना, किसी उत्पाद के उत्पादन में जो इसका प्रोडक्शन किया गया है, उत्पादन में उत्पादकर्ता को, जो बना रहा है, उत्पादकर्ता कौन हो? जो बना रहा है, उत्पादकर्ता, उत्पादकर्ता को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है, कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है, कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। उसे कारक लागत कहते हैं। तो लिखा किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। अभी बताया था प्लास्टिक मार्कर का एग्जाम्पल देकर, तो उसमें प्लास्टिक थी, इंक थी और साथ साथ में 8 रुपये का जाके बन रहा था, सोखता था, तो क्या हो जाती है? कारक लागत हो जाती है। तो कारक में कौन कौन से आते हैं? कारक फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो तुम्हारा हो जाता है कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल है, मजदूरी, बिजली, किराया, कच्चा माल, बिजली, किराया, जो रेंट दे रहे हैं, बिजली भुगतान कर रहे हैं, मजदूरी, ये भी कारक में लागत में आती है। मजदूरी, ऋण का ब्याज, जो आप ऋण ले रखे हैं उसको बनाने के लिए, कोई प्रोडक्शन करने के लिए जो कर्जा ले रखे हैं उसका ब्याज, तो ऋण का ब्याज। और उत्पादनकर्ता का लाभ, उत्पादनकर्ता का लाभ आदि, ये सब किस में आते हैं? कारक लागत में आते हैं। इसको जो कारक लागत है, फैक्टर कास्ट है, इसको फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है। इसको फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फैक्ट्री मूल्य, क्योंकि वहाँ पे बन के तैयार होता। अब इसमें प्रॉफिट भी जोड़ा उसने। इसका जो प्लास्टिक थी, मार्कर की जो प्लास्टिक थी, सोखता था, इंक थी, इन सब का जोड़ के प्राइस कारक लागत तैयार होती है। मजदूरी जो इसको बनाने में आई हुई है, रेंट पे जहाँ पे बना रहा था उस जगह को रेंट पे ले रखा है, बिजली जो लगी है,
और जो इसके ऊपर कर्जा, इस मशीनों को लगाने में जो कर्जा लगा था उसको भी, तो ये सब जोड़ के इसकी कास्ट निर्धारित की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री मूल्य कहते हैं या कारक लागत कहते हैं। अब बाजार लागत अगली क्लास में पढ़ेंगे।